हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से प्रैक्टिस सेट जो अभी चल रहा है बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहा है उसका आज हम टेस्ट सीरीज़ 1 लेके आए हैं, जो अप्रैल माह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार दरोगा मेंस का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन सामने दिया हुआ है और आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले देख सकते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है कि जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। सेकेंड दिया है अंग्रेज द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज अलौकिक है और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। थर्ड दिया है कि मनुस्मृतियों का अंग्रेजी अनुवाद द कोर्ट ऑफ जेंटिव लॉज के नाम से हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी सी सही है। ठीक है, इस अध्ययन में जो है इसके 3 कथन सत्य हैं, 2 कथन सत्य हैं, पहला और तीसरा। जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। एंड थर्ड, मनुस्मृतियों का अंग्रेजी अनुवाद द कोड ऑफ जेंटिव लॉज के नाम से हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। सेकेंड है सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तीसरा है प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। और चौथा है रेडियो कार्बन जैविक पदार्थ के काल निर्धारण विधि थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन काल में कागज की मुद्रा का चलन था। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही नहीं, असत्य से पूछा जाए तो असत्य नहीं है। प्राचीन काल में जो था कागज की मुद्रा का चलन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी इस 3 में ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, एकमात्र ये कथन जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लेखक और रचनाएं का नाम दिया हुआ है, आपको सही कूट चुनना है। तो बाणभट्ट की कौन सी रचनाएं हैं। तो बाणभट्ट की रचनाएं इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित्र। विल्हन की रचना कौन सी है, विक्रमादेव चरित्र। अतुल की रचना है मूषक वंश। और संध्याकर नंदी की पुस्तक है रामचरित्र। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल पर तामबंती यानी तंबा वाली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 को देखते हैं। जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, सही है। और 3 में दिया हुआ है इनाम गांव में नगरीयकरण पाया जाता था, तो ये भी सही है। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी, ये कथन जो है आपका गलत है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था अहमद शाह प्रथम। कौन था, अहमद शाह प्रथम। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो घटोली की लड़ाई जो हुई थी, पहला ऑप्शन है राणा कुंभा इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है राणा कुंभा और इब्राहिम लोदी। तो यही सही है, बी ही सही आंसर है इसका। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच घटोली की युद्ध हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक का नाम दिया हुआ है और उनकी रचनाएं हैं अब्दुल वहीद बेलग्रामी, नक्काशजबी, औरंगजेब, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम की पुस्तक कौन सी है, हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबका मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है इसमें। अब्दुल वहीद बेलग्रामी, हैकक ए हिंदी, नक्शबी कोका शास्त्र, औरंगजेब फातवा ए आलमगीरी और गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ये सारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछा जा रहा है, तो पहला कथन दिया है कि इनका जन्म ननकाना यानी तलवंडी में हुआ था। सेकेंड दिया है कि इनका भजन रचना रवाब नामक साज के साथ गाई जाती थी। इन्होंने निपथ यानी निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। इनके विचारों ने सिख धर्म का जन्म दिया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने निपथ यानी निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया था, ये कथन इनका असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अकबर ने आदम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था? तो अकबर ने आदम खां को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा। अकबर ने आदम खां को मालवा का नेतृत्व प्रदान किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था, और दूसरा कथन है कि 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इस दोनों कथन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, केवल 2 सही है, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के पूछा जा रहा है कि उनके बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका सही देखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। तीसरा है, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म में परिवर्तन से रोकना भी था। तो इस सभी में जो असत्य जो कथन है वो ए जो है असत्य कथन है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, ये कथन जो है असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना नहीं, होम रूल की आंदोलन की से नहीं जुड़ा था? मतलब होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना से जुड़े हुए नहीं थे। तो इस ऑप्शन में एक को छांटना है, क्योंकि देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाला हरदयाल जो थे ये होम रूल लिंग की स्थापना से संबंधित नहीं थे, बाकी लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो था बिहार के नील उत्पादक किसान से संबंधित था। 16 नंबर क्वेश्चन है, योम की युद्ध कौन से देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल तथा अरब देशों जिनके आक्रमणी मिस्र और सीरिया थे। ओम की युद्ध इन्हीं देशों के बीच लड़ा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में बेल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो रूस में बेल्शेविक क्रांति जो हुआ था ये प्रारंभ हुआ था जॉर्ज निकोलस द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल तक इसका क्षेत्राधिकार था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको समाविष्ट किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, कोई शत्रु अनुदेशीय, और दूसरा है कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया हो, ये आर्टिकल 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से प्राप्त नहीं है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति सिर्फ कर सकते हैं वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं आर्टिकल 124 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि?
तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जो थे, ये अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिए थे लोकसभा से। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारत में संविधान का संरक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। एंड सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामनिर्देशित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 तो 1 और 9 ही 2। ये दोनों कथन जो है सही नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है राष्ट्रपति के निर्देश पर, संसद की अनुशंसा पर, जब वह ऐसा करना चाहे राज्य सरकार की सहमति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी कार्य को सुपुर्द कर सकती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों को लागू नहीं करती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो राज्यों में लागू नहीं होती है वो आपका है सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 3 राज्यों में 9वें भाग के अधीन जो पंचायती राज व्यवस्था दिया हुआ है उसे लागू नहीं करती है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में पड़ता है? तो 9वां में। अगला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ के कौन से भाग में वर्ष भर आगामी और विकिरण में न्यूनतम विचरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। भूमध्य रेखा गुजरती है तो कैमरून से, केन्या से, कोस्टारिका से, वेनेजुएला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या से। भूमध्य रेखा सिर्फ और सिर्फ केन्या से यहाँ गुजरती है इस चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की भूवैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का आकार। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार जो पृथ्वी का आकार है वो एक लघुवक्ष दीर्घवृत्तज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, एक लघुवक्ष दीर्घवृत्तज है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की निम्न में से कौन सा एक अग्नेय सेल नहीं है? तो अग्नेय सेल नहीं है, इसमें दिया है ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, नाइस। नाइस जो है वो अग्नेय सेल नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी। तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो हो जाएगा जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक की घाटी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है आबादान तेल शोधक केंद्र किस देश में अवस्थित है? आबादान तेल शोधक केंद्र जो है वो ईरान में अवस्थित है। कहाँ है? ईरान में। गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ी उसी समय की है जिस समय की इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं शिवालिक की श्रृंखला, मालवा का पठार, हिमालय की श्रृंखला, हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी उस समय की है जिस समय से मालवा का पठार है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव की पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जा रहा है तो इसका 1, 3 और 2 ये इसका क्रम है। 1, 3 और 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया हुआ है पाकसू दर्रा। तो सॉरी, पाकसू दर्रा जो है ये हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर दिया हुआ है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा का हो जाएगा 3, तुजू दर्रा मणिपुर, नीति दर्रा उत्तराखंड और वारालाचा हिमाचल प्रदेश। तो ये इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंबल नदी किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा द्रोणी का चंबल नदी हिस्सा है। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है।
39 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा जो है, इस मृदा की सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और यह जो है मृदा को नमी रोक सकता है, इसलिए काली मृदा इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, ये सभी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा जो प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। किसके लिए? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे और मुख्यालय दिया हुआ है और इसमें से सुमेलित नहीं ये पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं सुमेलित कौन कौन है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, ये सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये आपका गलत हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है इसमें, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? तो कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है उसे कीमत विभेद कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता। तो ये सभी जो है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, द्विधातु तुमान के अंतर्गत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ग्रेशम का नियम लागू होता है द्विधातु अनुमान के अंतर्गत, ग्रेशम के नियम को लागू होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करें। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका इस भी मिलाना है कि कब इसका स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर हम देखते हैं, उसका फिर अब मिला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में इसका स्थापना हुआ था, भारतीय आयात निर्यात बैंक 1982 में, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में और राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में। इस भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान थे। तो 1975 में जो गोल्डन पदक जिसको मिला था उस विश्व कप में भारतीय टीम से कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत पाल सिंह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? 49, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूडो से। शब्द आयरन जो है वो जूडो खेल से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सबसे पहले यहाँ पे सुमेलित करना है और खेल दिया हुआ है, उससे संबंधित ट्रॉफी का नाम दिया हुआ है। तो देवधर ट्रॉफी यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और स्थैबलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये इस तरीके से इसका सही मिलान है। अगला देखते हैं, एक मिनट आगे देखते हैं। 51 नंबर, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तो सीवी रमन का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में। सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसके बाद वो रमन प्रभाव कहा गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि उस दिन उन्होंने एक खोज किया था 1918 में, जिसे हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं खोज के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस स्थिति को लागू किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो लागू किया गया था, ये 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कृष्णदेव राय, अमुक्तमाल्याद, हर्षवर्धन, नागानंद, कालिदास, ऋतुसंहार, विशाखदत्त, कृतार्जुनियम। तो इसमें से सही सुमेलित सही जोड़ा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास, सॉरी विशाखदत्त, एक मिनट, डी यहाँ पे है, विशाखदत्त, कृतार्जुनियन, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलू में सूर्य का आमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, और नेक्स्ट है आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो आंखों का भ्रम पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें से जो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। जो अभी हम पीछे पढ़े वो तीनों जो है दृष्टि का भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की, निम्न को सुमेलित करें। सुमेलित करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का 2, तरंगदैर्घ्य एंगस्टन, तरंगदैर्घ्य का एंगस्टन हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता का डेसिमल हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो होता है यह घटना होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक ऋणात्मक बिंदु आवेश स्थित है तो विद्युत बल रेखाएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश की ओर अभिसारित सरल रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी क्षार क्षारक है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है। ये ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? खाने के नमक वायु के संपर्क में आ जाता है, कोयला वायु में जलता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाने का नमक वायु के संपर्क में आ जाता है, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अगला है, कैथोडिक रक्षण के रूप में ज्ञात प्रक्रिया द्वारा उत्सर्ग एनोड जहाजों और भूमिगत पाइपलाइन के लोहे को जंग लगने से बचाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक उत्सर्ग एनोड के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीन, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा जो होता है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था हक्सले ने दिया था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका में जो उपस्थित नहीं होता है वो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ये अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, सिस्टेटिक फाइब्रोसिस, टी सेक्स व्याधि, हाइपरटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। एड्स होता है तो एड्स किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है। किससे? विषाणु से होने वाला रोग है। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल संग्रह के लिए करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, जल संग्रह के लिए करता है, वसा संग्रह के लिए करता है, मरुभूमि की बालू के चलते समय
शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा के संग्रह के लिए ऊंट जो अपने कुबर का प्रयोग करता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करे। एंजाइम दिया हुआ है और श्रावण स्थान का नाम दिया हुआ है। टाइलिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, टाइलिन का श्रावण जो होता है वो मुख से होता है। पेप्सिन का श्रावण अमाशय से होता है। लाइपेज का श्रावण अग्नाशय से होता है। और लैक्टोज का श्रावण जो होता है वो छोटी आंत से होता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है, ये इसका सही आंसर है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, संयोजी ऊतकों में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन सी एक उपस्थिति नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन का जो है ये उपस्थिति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब यहाँ 76 आपका मैथ स्टार्ट हो गया है, तो मैथ आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत हिंट्स यहाँ पे दे दूंगी। तो दिया हुआ है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई एक दूसरे की 4 गुनी है तथा उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर 48 किलोमीटर पर आवर है, जो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 40 सेकेंड में पार कर लेती है, तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि छोटी ट्रेन की लंबाई हमको x है और बड़ी ट्रेन का कितना हो जाएगा? 4x ले लेंगे, तो ये छोटी का हो जाएगा और ये बड़ी का हो जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, समय बटा क्या होता है, सॉरी दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक ना, तो जब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले पे जब ड्राइव करेंगे तो आपका x बराबर निकल के आएगा 240 मीटर। कितना आएगा? 240 मीटर। ऑप्शन इसका निकल के आएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 53 रुपया में ABC के बीच वितरित किया गया, 53 रुपया को ABC के बीच वितरित किया गया। A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिले और B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिले, तदनुसार उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही हो जाएगा पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तीनों को हम नाम लिख लेंगे। कौन कौन है? A है, B है और C है। तो वितरित करना है, तो कह रहा है A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिला। A को, तो सबसे पहले C का हम x मान लेते हैं। ठीक है, सबका हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि B से A को B से 7 ज़्यादा मिला, B से 7 ज़्यादा मिला, और B को C से 8 ज़्यादा मिला। तो सबसे पहले हम B वाला को 8 ज़्यादा मिला, तो यानी x प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 8 कर देंगे। अब इससे बोल रहा है 7 ज़्यादा इसको मिला, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो इसे 15 कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 15 ये हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा। अब इसमें से आराम से आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 15 प्लस x प्लस 8 प्लस टोटल बराबर कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है, 53 रुपया है ना, इसको 53 रुपया कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 25, 18 और 10 सही आंसर हो जाएगा इसका। 25, 18, 10 इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है ये कि सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा? तो सबसे पहले 11 पारी का औसत कितना ए मान लेंगे, 11 पारी का औसत। ठीक है, अब कह रहा है कि उस 11 पारियों का निश्चित औसत है, उसने 12वीं पारी में यानी कि 11 ए प्लस 120 का डिवाइड कितने से कर देंगे? 12वीं पारी से डिवाइड कर देंगे, और इतना के बराबर क्या हो जाएगा? इतना के बराबर पूरा हो जाएगा ए प्लस 5, क्योंकि इतना का वृद्धि हो गया ना, इसमें वृद्धि हो गया इसलिए ये हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे सॉल्व करके 11A प्लस 120 बराबर 12A प्लस 60, यानी कि टोटल आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 65 निकल के आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इसकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले कितना का? 1 रुपया का बोल रहा है, फिर 50 का पैसा का बोल रहा है, और फिर 25 पैसा का बोल रहे हैं ना। तो कितना कितना बोल रहा है? 1 रुपये का राशि कितना है? 225 है, तो 225
यानी कि टोटल का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि रेशियो में इस तीनों को पुट करेंगे तो आ जाएगा 8:5:3, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर निकल के आएगा, 160। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हो गए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों के साथ पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए होते तो परीक्षा में बैठे लड़के की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले इंग्लिश में और मैथ में सबसे इस तरीके का जो क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो पहले तो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने लड़के कहाँ पे पास हुए ये देखना है सबसे पहले। तो कह रहा है आप देख सकते हैं, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। तो कह रहा है कि 10% दोनों में फेल हुए। कहने का मतलब तो यही हुआ ना, 10% दोनों में फेल हुए। तो इस तरीके का जब 100% निकालेंगे तो आपका 450 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया हो तो धनराशि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर की किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपया हो तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो मूल राशि ज्ञात करने का सही बी निकल के आएगा आंसर इसका 6000। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम को छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। तो ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 9 दिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बटा बी प्लस बी बटा 1 बराबर 1 हो तो ए क्यू प्लस बी की का मान क्या होगा? तो a बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, तो ए बी हो जाएगा। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 हो तो ए माइनस 4 का होल क्यू प्लस बी माइनस 3 का होल क्यू प्लस सी माइनस 1 का होल क्यू माइनस ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी माइनस 1 का मान क्या होगा? तो 3ABC इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के HCF और LCM का योग 680 है। कह रहा है कि LCM और HCF का योग 680 है तथा LCM HCF का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरा संख्या क्या है? तो HCF बराबर हो जाएगा x और LCM 84x दिया हुआ है। तो x प्लस 84x बराबर कितना? 680 है। तो इसका जब निकालेंगे 84x प्लस x कितना हो जाएगा? 85x हो जाएगा। 85x बराबर 680, इसे डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, 96। 87 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी हाँ इसका डी आंसर निकल के आएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान आयतन के 3 बर्तनों में पानी एवं सिरप का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2 और 7:3 है। इन मिश्रणों को पूरी तरह एक बड़े बर्तन से मिश्रित कर दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं सिरप का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31:11। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3 सिक्कों को उछालने के लिए इस प्रायिकता को क्या करना होगा? कम से कम मतलब 3 सिक्के का उछाल कैसे मिलेगा? एच हेड टेल टेल हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर तीनों हेड ही हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, फिर टेल के साथ हेड हेड हो सकता है 2 का, फिर 2 टेल हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, फिर तीनों टेल हो सकता है,
और फिर एक टेल, हेड और टेल हो सकता है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, 2 4, 2 6, 8, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। तो इसका कुल संख्या कितना है, इसमें 7 हो जाएगा, कुल संख्या इसमें 7 है। तो जब इसे निकालेंगे तो ऑप्शन बी इसका निकल के आएगा 300। 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चित्र में ओ त्रिभुज XYZ के अंतर कोई बिंदु है तो कौन सा कथन सही है। तो कथन देखते हैं, कथन क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 × OX OY + OZ। ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में AD = BD दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि AD जो है वो BD के बराबर है। किसके? BD के बराबर है, बराबर AC है, ठीक है। तो तब कौन सी का मान क्या होगा, तो कौन सी का मान निकालना है। तो कौन सी का मान आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा, 100 डिग्री। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 3 पाइप A, B और C एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है और AB के शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। तो अकेले C द्वारा टैंक कितने समय में भर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी 92 है ना, 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर निकालना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45% की बढ़ोतरी होगी। एक्स का मान, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक्स का मान निकालना है। 94 नंबर में एक्स का मान निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 5, 6, 7 = 110 है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा। जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 8 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे कितना का स्क्वायर करेंगे जो 161 हो जाएगा। यही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो हम स्क्वायर करेंगे वो करेंगे 4 का, तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि 8, 12, 36, 40, 120 x 372। तो इसका क्रम दिया हुआ है यहाँ पे, 8 के बाद 12 दिया हुआ है। तो 8 के बाद यहाँ पे कितना, 2 का पावर बढ़ रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इधर 3 का स्क्वायर बढ़ रहा है। इस तरीके से इसका स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते एक्स का वैल्यू जब यहाँ पे निकालेंगे तो इसका सही निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर 95 का। पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि जितना समीर है। अशोक उमेश से नाटा है, तो बताइए इनमें से सबसे नाटा कौन है। तो सबसे पहले कौन अमीर समीर से लंबा है, अमर जो है समीर से लंबा है। तो सबसे पहले समीर का लिखेंगे, समीर इसमें लंबा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है। प्रभात जो है किससे लंबा है, उमेश से लंबा है। तो यहाँ पे प्रभात हो जाएगा, फिर उमेश हो जाएगा, फिर उमेश से नाटा है, फिर अशोक जो है उमेश से नाटा है, यानी कि पहले नीचे अशोक आ जाएगा। तो अमर, यहाँ पे अमर सबसे एक बच गया तो अमर सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी कि इसमें सबसे पूछा जा रहा है कि सबसे नाटा कौन है। तो यहाँ पे सबसे नाटा कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है कि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई लेकिन एन डी का भाई नहीं है। तो बताइए एन डी से किस प्रकार संबंधित है। तो डी जो है एम का क्या है, भाई है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बहन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा में चल रहा था। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा कि मैं दक्षिण की ओर, कहाँ गया, मैं दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर गया। तो दक्षिण क्या इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर चला ना, 3 किलोमीटर। फिर कहाँ गया, फिर अपने दाएं मुड़ गया। तो दाएं मुड़ गया मतलब इधर मुड़ गया और कितना चला, 5 किलोमीटर चला।
और उसके बाद क्या किया, दाईं मुड़कर फिर 7 किलोमीटर चला। तो इसका दायां किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो 7 किलोमीटर चलेगा। तो पूछ रहा है कि वो अभी किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वो उत्तर दिशा में चल रहा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, अशोधी कमजोरी। तो किताब जैसे अशोधी कमजोरी से संबंधित है, वैसे ही कमजोरी अशोधी से दूर होती है, उसी प्रकार अज्ञानता किससे दूर होती है, किताब से दूर होती है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि यदि टैबलेट का कोड भाषा VCDNG लिखा है तो सांकेतिक कोड EJCKT के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। तो टी के बाद भी कितना बढ़ेगा, 2 का बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप जब निकालेंगे तो इसका निकल के ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 100% था जो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।